गुड मॉर्निंग सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं बीटू राजगुप्ता और आप देख रहे हैं मिस्टर बी आर जी कॉम्पिटिटिव जोन। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिस्टर बी आर जी कॉम्पिटिटिव जोन या सिर्फ मिस्टर बी आर जी, आपको सर्च लिस्ट से मेरा चैनल दिख जाएगा। चलिए, अभी तक आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए थोड़ा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्विज। ठीक है, जिसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण अंश है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कोई भी हो, इससे है आपको हमेशा प्रश्न मिलते रहेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब और किस सत्र में घोषित किया गया था? ठीक है दोस्तों, ये जो है यूपी के टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। उसकी स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है, बी, कलकत्ता सत्र 1906 में। दोस्तों, आपको ये जानकर कभी हैरानी होनी चाहिए या आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही, या 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही प्रथम बार स्वराज शब्द जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही व्यक्त किया गया था, बताया गया था। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि स्वराज इस शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग जो है कलकत्ता के सत्र 1906 के अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी द्वारा इसको दिया गया था। इसके बाद हमें यह भी जानकारी रखना होगा कि दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसके कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। अर्थात जो है स्वराज ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक ऐतिहासिक लेखक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, पट्टाभी सीता रमैया। क्या होगा? बी, पट्टाभी सीता रमैया। तो इसके बारे में हम ये जानकारी रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार के लेखन का कार्य जो है बी, पट्टाभी सीतारमैया को सौंपा गया था और इन्हीं के द्वारा जो है लिखित पुस्तक 2 खंडों में बांटा गया था। ठीक है, और इन्हीं की पुस्तक जो थी वो 1800, ठीक है, 1885 से लेकर, ठीक है, 1885 से लेकर 1935 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसकी जो है इतिहास का पता चलता है। और बी, पट्टाभी सीतारमैया ने यह कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन से अधिक एक जीत के रूप में है। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया द्वारा ही कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन से अधिक एक जीव है। ठीक है ना, जीव है। ठीक है, याद रहेगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1885 में। आपको याद होगा कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद है ना आप सबको? ठीक है, याद है। इसका जो स्थापना किया गया था मेरे दोस्तों 1885 में, ठीक है, 1885 में किया गया था। इसके संस्थापक जो थे ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक जो थे रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। क्या थे? ठीक है ना, ये थे रिटायर्ड, ठीक है ना, रिटायर्ड एक इंग्लैंड के यानी अंग्रेज अधिकारी थे। अब इनका पहला अधिवेशन जो है अखिल जो इसका कांग्रेस का, इसका जो पहला अधिवेशन है
जो इसका पहला अधिवेशन है यह आपको 28 दिसंबर को किया गया था। कब? 28 दिसंबर 18/12/1800, ठीक है ना, 85 को किया गया था। कहाँ? बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल, ठीक है ना, कौन सा था? इसकी जो स्थान था, स्थान दोस्तों, स्थान था गोकुलदास तेजपाल। गोकुल, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे अगर बात की जाए कि कितने लोगों ने भाग लिया था, तो दोस्तों 72 लोगों ने भाग लिया था। इसे कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और इसकी जो पहले अध्यक्ष थे, इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय था वहाँ हुआ था। और इसके जो, अब बात आती है कि एओ ह्यूम क्या थे। एओ ह्यूम तो इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके महासचिव भी एओ ह्यूम ही थे। कौन थे? महासचिव एओ ह्यूम थे। कौन थे? महासचिव एओ ह्यूम थे। संस्थापक और महासचिव जो है इसके एओ ह्यूम रहे और अध्यक्ष WC बनर्जी रहे। इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई और इसका जो है, जहां इसकी स्थापना की गई वह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था, ठीक है। यह प्रश्न जो है टीजीटी की परीक्षा में भी पूछी गई है। इसके साथ कई रेलवे और अदर एग्जाम में भी इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का जन्म करने का मतलब है कि इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अभी हमने बताया कि 1885 में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे 1885 के अंदर। WC बनर्जी कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। जहां स्थापना की गई कौन था? ठीक है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, ठीक है ना, महाविद्यालय, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। किसके अंदर? बम्बई के अंदर, ठीक है ना, उस समय बम्बई था, आज बॉम्बे है। बॉम्बे, बम्बई, मुंबई ये सब एक ही जगह का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। एओ ह्यूम क्या थे? एओ ह्यूम जो थे इसके महासचिव थे। कौन थे? महासचिव थे, ठीक है, और इसके क्या थे? संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक। इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक है। आइए आगे की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी अभी हमने बताया था प्रथम अधिवेशन जो है वह कहाँ हुआ था? बम्बई के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई के अंदर हुआ था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो भारत के वायसराय जो है डफरीन थे। कौन थे? डफरीन, ठीक है ना। तो कांग्रेस को डफरीन के दिमाग की उपज कहा जाता है। कांग्रेस को क्या कहा जाता है? डफरीन के दिमाग की उपज कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना जो है डफरीन के दिमाग की उपज के रूप में कहा जाता है, माना जाता है। इसको हमें याद रखने की आवश्यकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी ले लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुए था इस समय तो डफरीन थे ही, तो हमें डफरीन का कार्यकाल थोड़ा पता होना चाहिए ताकि हम आगे से भूल नहीं पाए। तो डफरीन जो है 1884 से लेकर 1888 तक ये, ठीक है ना, भारत के वायसराय थे। कब? 1884 से लेकर 1828 तक। उसने कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया था। इसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था और इसने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। इन्होंने क्या कहा था? कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की, ठीक है ना, क्या था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, ठीक है ना, क्या कहा पूरा था? कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैं बोर्ड मार्कर पे पढ़ाने वाला इंसान हूँ और ये डिजिटल पे पढ़ाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल और इसका जो पेन है थोड़ा मोटा है, इसकी पकड़ नहीं बन पा रही है, इसलिए थोड़ा
राइटिंग गड़बड़ हो रही है, नहीं तो मेरी राइटिंग बच्चों और मेरे दोस्तों जैसा आप ब्लैक से दिख रहे हैं ना, ठीक उससे मिलता जुलता भी मेरा राइटिंग है। चलिए कोई बात नहीं, अपनी मुंह से बड़ाई अपनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर कौन होगा? अल्फ्रेड वेब होगा कि विलियम वेडबर्ग होगा, ए.ओ. ह्यूम होगा या जॉर्ज यूले होगा? चलिए दोस्तों थोड़ा कमेंट में इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। ठीक है बताइए बताइए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम बताते हैं कि ए.ओ. ह्यूम अभी तो जाना कि ये क्या थे, सचिव थे, महासचिव, ठीक है ना, क्या थे, महासचिव थे, संस्थापक थे। जॉर्ज यूले जो थे इसके प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो थे प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, क्या, ठीक है ना, प्रथम ये निर्वाचित, प्रथम इसको बोलेंगे प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे कौन? जॉर्ज यूले, ठीक है। ये प्रथम जो है निर्वाचित होकर आने वाले यूरोपीय अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो है ये जो थे पहला में तो बिमल चंद्र बनर्जी थे, ये जो है चौथे, ठीक है, ये जो थे चौथे अध्यक्ष थे। कौन थे? चौथे अध्यक्ष थे। तो आपको ये भी जानना चाहिए था कि इसका अधिवेशन कब कब हुआ था। तो अधिवेशन की अगर चर्चा की जाए, अधिवेशन की चर्चा, ठीक है, तो पहला अधिवेशन जो है 1885 के अंदर, दूसरा 1886 के अंदर, तीसरा 1887 के अंदर और चौथा जो है 1888 के अंदर। लगातार जो है, ठीक है, लगातार जो है इसके अधिवेशन होते रहे। और ये चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? जॉर्ज यूले, ठीक है। प्रथम थे आपके कौन? ए.ओ., ठीक है ना, ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और मैं जो है 86 और 87 में दूसरा और तीसरा में कौन थे मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 32 में बिल्कुल नहीं, 21 में बिल्कुल नहीं, 38 में ये भी नहीं, ये बने थे पहली बार 1929 में। कब बने थे? 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 में। इसकी जो है विस्तृत जानकारी के बारे में आपको ये जानना होगा कि इसके पहले जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1828 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट, अब ये नेहरू रिपोर्ट है क्या, ठीक है ना, जान लेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई रिपोर्ट थी। क्या थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई ये रिपोर्ट थी, ठीक है। क्या थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई ये रिपोर्ट थी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है, जो अगर सच अच्छे ढंग से कहा जाए तो ये भारतीय हित में अधिक नहीं था, ठीक है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के इसके पहले कौन सा हुआ था? 1800, ठीक है ना, 28 में इसके पहले हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना। कौन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन इसका हुआ था, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में अल्टीमेटम, ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे, ठीक है। और निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकार द्वारा कोई अच्छी निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में जो है, ठीक है, दिसंबर 1929 में, ये कब हुआ था? दिसंबर, ठीक है ना। अगर ये जो है कोई निश्चित इसका कोई अल्टीमेटम का कोई रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं मिलने के कारण जो है दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है ना, किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ये जो होती है, ये होती है लाहौर में। कहाँ होती है? लाहौर के अंदर 1828, ठीक है,
और यहाँ पे एक याद रखिएगा, यहाँ 1828 नहीं होगा, 1928 होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो 1928 में कलकत्ता में होता है और 1929 में यह दिसंबर में लाहौर में होता है। तो दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो काफ़ी ऐतिहासिक होता है। इसके अंदर जो है जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है ना, जिसमें प्रस्ताव पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। इसी लाहौर अधिवेशन में पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आते हैं कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा गया था, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य। इसके पहले मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया, पहले दूसरे तीसरे जो क्वेश्चन था उसमें, कि इसके पहले था एक स्वराज शब्द, ठीक है ना, स्वराज, ठीक है ना। तो पूर्ण स्वराज, यहाँ से यहाँ पे एक गलती हो गया है, ठीक है ना, ये हो गया, यहाँ हो गया पूर्ण स्वराज और ये हो गया स्वराज। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है, दादा भाई, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जो ये है पूर्ण स्वराज, ये नेहरू के द्वारा दिया गया था, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो 1929 के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य जो है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा इस अधिवेशन के अंदर, ठीक है। और 31 दिसंबर 1929 के जो मध्य रात्रि था, मिडिल जो था, ठीक है ना, कब, 31 दिसंबर 1900, ठीक है ना, 1929 के दिन मध्य रात्रि को घंटा बजाकर, ठीक है ना, क्या करके, घंटा, बेल बजाकर, ठीक है ना, तो घंटा बजाकर हम देखेंगे, हम ये जानेंगे कि देखेंगे कि घंटा बजाकर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का जो है झंडा बजाया था। झंडा बजाया था मतलब झंडा फहराया था, माफ कीजिएगा, इन्होंने झंडा जो है फहराया था, कब, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में इन्होंने घंटा बजाया। और जो है यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता के हेतु, ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया गया कि लाहौर में रावी नदी के किनारे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया, ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अगले वर्ष 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लेते हैं कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब कब होता है अधिवेशन एक अगला, ठीक है ना, अगला अधिवेशन कब होता है, 2 जनवरी, ठीक है, 1929, एक मिनट, 1930 में 2 जनवरी 1930 को अधिवेशन नहीं होता है, ये कार्य समिति की एक बैठक होती है, ठीक है ना, क्या, कार्य समिति की एक बैठक होती है। इसमें जो है निर्णय लिया जाता है कि हम आगे आने वाली 26 जनवरी 1930 के दिन हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चलिए थोड़ा सा समय लेके, 1 मिनट समय लगेगा, आप इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कमेंट में जो है अपना गांव का नाम और शहर का नाम और उसके बाद से किस प्रखंड जिले से हैं थोड़ा इसको लिख देंगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरी पहुंच जो है कहाँ कहाँ तक हो चुकी है, ठीक है। तो इतना करें, चलिए हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। अभी अभी हमने देखा कि 1929 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही अभी मैंने बताया कि 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को क्या करके, घंटा बजाकर, ठीक है ना, घंटा बजाकर कहाँ पे, रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया गया था, ठीक है ना, क्या फहराया गया था, झंडा को
फहराया गया था। कहाँ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए इसके बाद से है अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया था? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज्य को अपना ध्येय घोषित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कब? 1828 में। यहीं पे इसी अधिवेशन के अंदर ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? ठीक है ना, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया था? ठीक है ना। अब दोस्तों जो है आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि बार बार इस तरह के प्रश्न जो है मैं क्यों दे रहा हूं, तो आपको याद रखना चाहिए ये सभी प्रश्न जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिलीट किया है, यहाँ पे सभी चीज़ें जो है लिखी गई थी कि यह कब किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ऐसा इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है जहाँ पे आपको ये नहीं पता चले कि ये सब फालतू के क्वेश्चन है। सभी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर कोई भी प्रश्न आता है तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, जितना इसमें मैं करा दूंगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा कांग्रेस के अंदर। ठीक है ना, हाँ आ सकते हैं अधिवेशन, आपको अधिवेशन याद रखना होगा, बुक से भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये अधिवेशन जो है यहाँ पे मुख्य अधिवेशन जो है हमने चर्चा किया है, बाकी सभी अधिवेशन को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, आगे चलिए। कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो अभी हमने पढ़ा लाहौर के अंदर। कब? लाहौर के अंदर जो है लाहौर 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है ना, अभी हमने सबसे पहले ही चर्चा किया था पहले दूसरे क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। हमने बताया था कि 1884 से लेकर 1888 के बीच कौन कौन जो होते हैं डफरीन। कौन होते हैं? डफरीन। ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें जो है तत्कालीन वायसराय कौन थे भारत के? डफरीन। ठीक है ना, कौन थे? डफरीन। एक चीज जो है मैं आपको यहाँ छोड़ दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, इसका जो है उद्देश्य क्या था, थोड़ा हम उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसके उद्देश्यों की तरफ ध्यान दें तो पहला तो इसका उद्देश्य था, ठीक है ना, पहला तो अगर हम उद्देश्य की तरफ देखें तो भारत में जो है जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय उसके पहले तक छिन्न भिन्न पड़े जो है बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां थी, कोई इनकी अस्थाई नहीं था और जगह जगह पे जो है छीट फूट आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विद्रोह ऐसे होते रहते थे। तो जिससे कि अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि हम इस तरह जो है अपने प्रशासन को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है एओह्यूम को ये कार्य के लिए सौंपा गया कि भाई कोई ऐसा मंच प्रदान कीजिए कि हम सबको एक साथ लाके जो है इनकी समस्याओं को सुन सके और हमें बार बार परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और भारतीय की तरफ से ये था कि भारत में भी बहुत सारे छोटे बड़े जो है नेता पैदा हो चुके थे, सामने आ रहे थे, जो अपने नेतागिरी के लिए बोल सकते हैं, राजनेता बनने के चक्कर में से बोल सकते हैं, जो है उनको राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा थी, जिसके वजह से जो है ये कांग्रेस जो है बन पाया भी। तो इसकी एक इतिहास है, मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो है अगर हम एक हमने इसका जो प्रश्न देखा था 1929 का लाहौर का अधिवेशन, अगर इसके उद्देश्य की बात करें, ठीक है ना, 1929 के लाहौर अधिवेशन के उद्देश्य की अगर भी हम बात करें
तो यहाँ पे इस अधिवेशन का जो यहाँ पे था कि हम तिरंगा को फहराएं और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, पूर्ण स्वराज्य को घोषित करना इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो मुख्य बातें जो है यही मोटा मोटी बातें हैं। चलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर हम चर्चा करते रहेंगे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, किसने की थी इसकी स्थापना। तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी इसे किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, आइए थोड़ी इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 26 जुलाई 1876 का दिन होता है। कब, 26 जुलाई 1876 का दिन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। स्थापना कहाँ होता है, कलकत्ता में, ठीक है ना। स्थापना कहाँ होता है, कलकत्ता में, ठीक है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ कौन होते हैं, आनंद मोहन बोस। कौन होते हैं, आनंद मोहन बोस। अगर कभी भी दोनों ऑप्शन हो तो आप दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन को ही बोलते हैं हम, ठीक है ना, भारत संघ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, भारत संघ। यह जो है उस समय की राजनीतिक संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी, जिसे कि पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान इनको दिया गया था। जो इंडियन एसोसिएशन थी कांग्रेस के जो पूर्व है, यह एक जो है महत्वपूर्ण संस्था के रूप में हुआ करती थी। और इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में जो सुधार प्रणाली था उसके लिए इन्होंने मांग किया था, ठीक है ना। इनकी जो मांग थी क्या, जो सिविल सेवा परीक्षा उस समय हुआ करती थी, ठीक है ना, सिविल सेवा, ठीक है ना, परीक्षा में सुधार। तो इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के अंदर जो सुधार था इसकी मांग की थी। और इसके साथ ही जो है इल्बर्ट बिल विवाद जैसा जो मामला था, कौन, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है ना। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था, ठीक है ना, इसके लिए जो है इनके मामलों को लेकर इन्होंने आंदोलन को भी चलाया हुआ था। इंडियन एसोसिएशन जो था जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को ये प्रधानता देते थे। जैसे कि उस समय जो था जमींदारों का ज़्यादा महत्व हुआ करता था, जमींदार ज़्यादा जो थे प्रभावशाली थे। तो ऐसे में इंडियन एसोसिएशन जो है जमींदारों को थोड़ा अलग करके, मतलब उसका ज़्यादा ध्यान नहीं करते हुए इसमें जो है मध्यम वर्ग को प्रधानता देते थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किसने कलकत्ता में नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो वो इसी का नाम है, ठीक है। दी नेशनल एसोसिएशन कहो या इंडियन एसोसिएशन कहो, वही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, ठीक है। ये भी जो है दोनों पूछा गया था, ये पीजीटी में पूछा गया था, यूपी के पीजीटी में 2016 में, ठीक है। और इसका पिछला जो क्वेश्चन था वो टीजीटी 2001 में पूछा गया था। अब इसका जो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने कहा था, ठीक है ना। किसने कहा था, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने कहा था, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने कहा था, आप इसको याद रख ले। सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं इसको, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों, सेफ्टी वॉल्व जो है सुरक्षा कपाट का जो सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्तों, लाला लाजपत राय ने दिया था। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सुरक्षा कपाट का जो है सिद्धांत, इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सेफ्टी, ठीक है ना,
क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व, ठीक है ना, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आया हुआ है आपका पीएचडी के 2021 के एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारे एग्जाम में आए होंगे, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है लाला लाजपत राय ने दिया था, और ये जो है इनकी एक पुस्तक थी यंग इंडिया, ठीक है ना। अब कहेंगे यंग इंडिया एक और पुस्तक भी है, तो बिल्कुल है, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय ने एक जो है यंग इंडिया में यंग यंग इंडिया जो था एक लेख दिया था इसमें, ठीक है ना। इनकी पुस्तक नहीं थी, इनमें लेख में एक दिया था जो कि 1916 के अंदर, ठीक है ना, 1916 के अंदर। तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के अपने लेख में 1916 में प्रकाशित किया था, ठीक है। और इनका एक विचार था कि यह जो संस्था है इसलिए नहीं बनी कि ये जो है भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यहाँ पे जो है बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है ना। इन पर इनका ये विचार दे रहे थे कि यह संस्था इसलिए बनी है कि वह एक अंग्रेज राज्य की रक्षा हेतु सुरक्षा, ठीक है ना, कपाट के रूप में कार्य कर सके। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। कांग्रेस का उद्देश्य ये वो ह्यूम अंग्रेज अधिकार ही क्यों करते हैं, क्यों नहीं भारतीय करते हैं। तो उनकी एक मिलीजुली एक जो थी बोल सकते हैं कि हम सबको, जितने छीट फूट जितने नेता थे सबको एक मंच प्रदान करें, ठीक है ना, और वहाँ से हम उसको कंट्रोल करें, वहाँ से क्या करें, कंट्रोल करें, ठीक है ना, कि ये जो है एक नियम कानून के अंदर बंधे रहें, ठीक है। इसलिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस जो है क्रांतिकारी रूप नहीं है, ये याचना करती है, ठीक है ना। याचना मतलब किसी से मांग कर सकते हैं कि एक तरह से जो है किसी भी चीज़ को भीख की तरह मांगते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के सालों में ऐसा था, लेकिन बाद में जो है सभी बातें समझ में आती है, सभी नेताओं ने इसको अच्छे ढंग से लिया। और जहाँ तक आज़ादी का समय है, सारे जन आंदोलन थे वह सभी जो है कांग्रेस की ही देन है। तो सभी जो है उसमें नेताओं की अलग अलग, ठीक है ना, मानसिकता के अनुसार इसके संबंध में दिया गया था। तो हालांकि ये बात सही है कि सुरक्षा का पाठ के सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय जो कह रहे हैं ये थोड़ी मोड़ी जो है अच्छी थी, मैंने उस हिसाब से था। तो लाला लाजपत राय ने ये कहते हैं कि ये अंग्रेज राज्य की रक्षा हेतु ही इसको बनाया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है साम्राज्य की रक्षा ही नहीं थी, ठीक है ना, अपितु मतलब इसका जो है उसे और मजबूत भी करना था, रक्षा करने के साथ साथ क्या था, मजबूत करना था, ठीक है। और राजनीतिक शिकायतों को दूर करना तो एक क्या था, बाई प्रोडक्ट था, ठीक है ना। मतलब क्या था कि राज्य के अंदर छोटी मोटी शिकायतें क्या थी, शिकायतों को वो तो निपटारा करना वो क्या था, एक समझ लो कि बाई प्रोडक्ट था, छोटा मोटा काम था, ठीक है ना। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज का जो औपनिवेशिक भारत था उसे मजबूत करना था, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है किसने की थी, महात्मा गांधी ने तो नहीं की थी, इन्होंने मात्र एक किया था 1924 का, ठीक है ना, बेलगाम अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 2 अधिवेशन को किया था, कितने अधिवेशन, 2 अधिवेशन, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ जो है विलियम वेडनबर्ग भी थे, क्या थे, विलियम वेडनबर्ग। हम जो है यहाँ पे जानेंगे विलियम वेडनबर्ग के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा हम बाद में समझेंगे क्योंकि इनकी जो है कहानी कुछ अलग है। तो इसलिए जो है पूर्ण रूप से 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है विलियम वेडनबर्ग ने किया था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है पहली बार 1800, ठीक है ना, 1889 को बने थे, और दूसरी बार जो है 1910 को। 1888 में, इसके पहले हमने पढ़ा था कि 1888 का, यहाँ पे आइए शुरू से देखते हैं। 1885 के अंदर कौन बनते हैं, 1885 के अंदर बनते हैं, ठीक है ना, WC बनर्जी, WC बनर्जी कौन बनते हैं, WC बनर्जी। 86 हम बाद में बताएंगे, इसलिए बाद में बताएंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कौन क्या था। 86, 87 छोड़ दीजिए, आइए 88। 88 के अंदर हमने अभी अभी जाना था कि एक यूरोपीय थे जो निर्वाचित होकर आए थे, जॉर्ज यूले, ठीक है ना। तो 87 में यूले बनते हैं, ठीक है ना, एक मिनट, 88 में यूले बनते हैं,
और जो है 89 में वेडनबर्ग बनते हैं। कौन बनते हैं? वेडनबर्ग बनते हैं, ठीक है। और 1910 में हुआ था एक इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है। तो इलाहाबाद में भी 1910 के अंदर अधिवेशन हुआ था, इनकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, याद रहेगा। और अब बताता है कि 1889 की जो है कहाँ हुआ था, तब दोस्तों जो है ये बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई के अंदर। इसके बारे में जो है कहा जाता है कि 1889 के अंदर जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, इसमें 10 भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया था, ठीक है ना। कितने महिलाओं ने हिस्सा लिया था? 10, ठीक है, ठीक है ना। बम्बई के अंदर जो हुआ था, बम्बई के अंदर कितने महिलाओं ने? 10, 10 फीमेल ने इसमें हिस्सा लिए थे, ठीक है। और इस अधिवेशन में ही 21 वर्षीय जो मताधिकार था, इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी मतदान करने की जो उम्र होगी वह 21 साल होगी। कितनी साल होगी? 21 साल होगी। और कांग्रेस की एक जो है ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ, इसी बम्बई अधिवेशन के माध्यम से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा कि किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अभी अभी हमने पढ़ा था, वेडरबर्ग ने। किसने किया था? वेडरबर्ग ने, ठीक है, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको पता है कि इसका जो है लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है ना। पटना के अंदर भी हुआ था, तो वो अखिल भारतीय ऑल इंडिया नहीं था, ठीक है ना। तो लखनऊ के अंदर हुआ था। ये जो हुआ था अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था अप्रैल के अंदर। कब? अप्रैल में ये हुआ था। और इसमें जो है पहले ये कहलाता था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस नहीं, इसको बोलते थे, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। क्या बोलते थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ठीक है ना। इसी का नाम जो है एक मिनट, ऑल इंडिया जो किसान कांग्रेस था, ठीक है ना, इसी का नाम बदल के जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस को किया गया था। यह पूर्व नाम था ऑल इंडिया, बाद में इसको अखिल भारतीय कहा गया, ठीक है ना। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक हुआ करते थे सहजानंद सरस्वती, ठीक है ना। बिहार प्रांत के जो किसान सभा के, बिहार प्रांत के किसान सभा, ठीक है ना। पटना की बात कीजिए ना, पटना की बात, तो यहाँ पे, ठीक है, स्वामी कौन थे? स्वामी, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है टेक्निकल, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक हुआ करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान, ठीक है ना, बिहार प्रांतीय किसान जो सभा हुआ करता था, इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। और इसके बाद आंध्र में भी किसान आंदोलन के अगुवाई तथा कृषि क्षेत्र में समस्याओं के लिए एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। कौन? एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा। कहाँ के थे? ठीक है ना। तो ये आंध्र क्षेत्र में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के वाले इलाके में ये एनजी रंगा इसके जो थे महासचिव चुने गए थे। और फैजपुर में भी एक कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान जो कांग्रेस था, इसका दूसरा सत्र चला था, जिसमें एनजी रंगा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। दूसरा चला था। कौन चला था? दूसरा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के
संकल्प की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है ना, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई थी। ये एक एग्जाम था 2006 के अंदर, इसको पूछा गया था, ठीक है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, JL नेहरू। कौन थे, JL जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कब घोषित किया गया था, 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को, ठीक है। कहाँ, रावी नदी के तट पर। रावी नदी कहाँ है, लाहौर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया गया। अभी अभी हमने इसकी चर्चा की थी, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कौन थे, JL नेहरू थे, ठीक है। कौन थे, JL नेहरू की SC बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये सब, मोतीलाल नेहरू या सरदार पटेल। हमने अभी इसकी चर्चा की थी। इसके बाद जो अब बार बार इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। JL नेहरू थे इसके, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो आपको पता है कि 31 दिसंबर 1929 के दिन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के किनारे जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराया था। और इसी में जो है हुआ था एक 2 जनवरी 1930 का कार्य समिति का बैठक हुआ था। क्या हुआ था कि यहाँ पे फिर से याद दिला दे, एक कार्य समिति की बैठक होती है, ठीक है ना। कार्य समिति की बैठक होती है कब, 2 जनवरी 1930 के अंदर। और इसी में यह निर्णय लिया जाता है कि भाई हम जो है 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1930 के जो दिन है, इस दिन को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है संपूर्ण भारत में मनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोस्तों, पूर्ण जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएंगे। कहाँ, पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना, पूरे भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर जो है ये मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी, किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी, तो दोस्तों जो है लाहौर अधिवेशन में। कौन सी अधिवेशन थी, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों जो है यहाँ पे एक ऑप्शन जो है छूट गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, तो नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन के अंदर, ठीक है ना। क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा 1916 के दौरान, ठीक है ना, 1916 के दौरान इस समय जो है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी, ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों कह सकते हैं कि करीब आए, ठीक है ना, करीब आए, या इसको बोल सकते हैं कि विलय तो नहीं हुआ, कभी विलय नहीं हुआ, लेकिन दोनों में समझौता हुआ, ठीक है ना। इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अंदर जो है, ठीक है ना, ये जो है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है थोड़ा हम समझते हैं। लखनऊ अधिवेशन में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो पहला अगर हम बात करें, जो हमारा पहला लखनऊ अधिवेशन के अंदर कार्य होता है, इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, BGT, बाल गंगाधर तिलक ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है INC के इसी, ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन के अंदर, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ही, ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन में ही इन्होंने कहा था, इनकी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एक जो है नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध
अधिकार है, ठीक है ना, अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। तो ये जो था इनकी एक महत्वपूर्ण जो नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसी अधिवेशन में जो है इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर हम दूसरे की बात करें कि इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, दूसरा ये था कि इसी अधिवेशन के अंदर जहां, ठीक है ना, मुस्लिम लीग, ठीक है, प्लस कांग्रेस के बीच सहमति बनती है, ठीक है ना, समझौता होता है, ठीक है ना, हम इसको बोल सकते हैं समझौता होता है इसके अंदर। और इसी में ही जो है एक और होता है कार्य, लखनऊ अधिवेशन के अंदर ही एक और कार्य होता है, ठीक है, ठीक है ना। एक और कार्य जो होता है वह इसमें ये होता है कि इस अधिवेशन में जो उग्रवादी हुआ करते थे, उग्रवादियों में लाल बाल पाल का नाम आता है, उग्रवादी और नरमवादी, ठीक है ना, नरम दल गरम दल सुने हैं ना। तो उग्रवादी जो हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना, इनकी पुनः वापसी होती है कांग्रेस में। क्या होती है? पुनः वापसी होती है। जो 1907 के अंदर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, तो पुनः उग्रवादियों की जो है पुनः वापसी होती है, ठीक है ना। पुनः वापसी का किस में होती है? कांग्रेस में। किस में होती है? कांग्रेस में जो होती है इसमें वापसी होती है। इसमें इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है ना, तो लाल बाल पाल सब लोग ये आते हैं। इसमें एक और जो होता है कि जो तिलक थे, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थी, ठीक है ना, दोनों होम रूल लीग चलाते हैं, ठीक है ना। कौन चलाते हैं? एनी बेसेंट और तिलक जो है होम रूल लीग चलाते थे। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना। किसके प्रयास से? इनके प्रयास से। किसके बीच? मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच जो है, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के प्रयास से समझौता होता है, जिसे हम लखनऊ समझौता का नाम से जानते हैं और कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हुई ना महत्वपूर्ण चीजें। तो हमें याद रखना होगा कि इसके अंदर लखनऊ अधिवेशन के अंदर जो है बाल गंगाधर तिलक इस लखनऊ अधिवेशन में कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है यहाँ पे कहती हैं कि उग्रवादी पुनः वापसी करते हैं इसमें, ठीक है, याद रहेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, मैंने अभी बताया था। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो इसमें जो है एनी बेसेंट का नाम जो है पहले आएगा। क्या आएगा? एनी बेसेंट का नाम पहले आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे। हालांकि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों थे, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक दोनों थे। अब जो है यहाँ पे अब कहेंगे कि यहाँ पे एक एग्जाम हुआ था टीजीटी, ठीक है ना, टीजीटी। तो इसकी परीक्षा में 2002 में हुई थी, ठीक है ना। इसमें हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, यहाँ पे है टीजीटी, एक ये भी हुआ था और एक एग्ज़ाम हुआ था एनवीएस का। एनवीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था, एनवीएस के पीजीटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। यह हुआ था 13 जून 1900 करें 2019 में, ठीक है। तो नवोदय स्कूल का जो पीजीटी एग्ज़ाम था 13 जून 2019 का, इसमें जो है ठीक है, इसका आंसर होगा दोनों, ठीक है, लेकिन इसमें चेक कराया गया है एनी बेसेंट, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर जो है दोनों होगा, ठीक है ना। बाद में जो है इसको स्टार मार्क के रूप में मार दिया जा गया है कि हाँ एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों थे।
क्योंकि यहाँ पे कोई डी ऑप्शन या ई ऑप्शन तो कोई है नहीं कि यहाँ पे ए प्लस सी दोनों हो। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता जो है किसके मध्य हुआ था? अभी अभी बताया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है यह अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है यह समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता जो है इनके बीच में हुआ था। फिर वही प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ था, तो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, या मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था, कि इसमें से कोई नहीं हुआ था? तो अभी अभी हमने बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है इसकी लखनऊ समझौता होती है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था, कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो मेरे दोस्तों अभी अभी जब अधिवेशन 1916 के अंदर ही होता है, तो इसका जो है समझौता पर हस्ताक्षर भी 1916 के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1916। ठीक है, और यहाँ पे एक थोड़ी और चीज हमें ध्यान रखना होगा कि ठीक है ना, ये तो समझौता हो गया। ठीक है, ताकि जो है संविधान में सुधार में एक योजना बनाई जा सके। मुस्लिम लीग अपना अलग चाहती थी कि भाई हमें जो है एक अधिकार मिले, अलग से अधिकार मिले। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग चाहती थी, लेकिन यहाँ जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो ये जो है संवैधानिक जो भी सुधार थी ब्रिटिश सरकार के लिए, तो उसकी योजना एक साथ मिलकर ये बना सकते थे। ठीक है ना, और इसका ही परिणाम था कि 19 जो है एक स्मरण पत्र जारी होता है। क्या होता है? ठीक है ना, 19 स्मरण, ठीक है ना, 19 स्मरण पत्र एक जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें दोनों दलों के जो भी उस समय के राजनेता थे, और ये उनके विचारों से ही ये चीज जो है 19 स्मरण पत्र जो है निकाला जा सका। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था, किस समझौता के अंदर? ठीक है ना, किस समझौता के अंदर? तो भाई यही था लखनऊ समझौता। ठीक है ना, क्या था? लखनऊ समझौता था। और आपको ये याद रखना होगा कि इतिहास के अंदर यही लखनऊ समझौता की जो भूल थी पृथक निर्वाचन मंडल की, यही भूल जो थी आगे चल के आपको भारत और पाकिस्तान बंटवारे के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो कांग्रेस की यह सबसे बड़ी भूल भी कही जा सकती है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया इस लखनऊ समझौता के अंदर। ठीक है, इसका कोई दूसरा रास्ता हो सकता था, परंतु ये नहीं हुआ, और यही जो है आगे चलकर पाकिस्तान और भारत के बंटवारे का जो है यहाँ से बोल सकते हैं कि नींव बनता है। आइए इसके बारे में कुछ और थोड़ा हम जानें कि ये जो कांग्रेस ने जो है प्रथम बार, ठीक है ना, कांग्रेस के जो भी मुस्लिम राजनेता थे, तो कांग्रेस ने जो है मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक जो निर्वाचन मंडल की मांग था, इसमें इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के लिए तो एक जो था एक पॉजिटिव उनको कह सकते हैं कि अचीवमेंट थी, पॉजिटिव अचीवमेंट थी। किसके लिए थी? मुस्लिम लीग के लिए थी कि भाई चलो उस समय जो थे एक बड़ी संस्था के रूप में उभर कर थी कांग्रेस, और कांग्रेस ने हमारी बातों को मान लिया। तो ये जो था एक मुस्लिम लीग के लिए एक बोल सकते हैं बड़ा सा अचीवमेंट था, लेकिन जो है यह कांग्रेस और भारत के लिए अच्छा नहीं था। अब कांग्रेस जो है, ठीक है ना, इसमें जो है हमेशा से कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के इस पृथक निर्वाचक के लिए पृथक निर्वाचन का हमेशा से यह विरोध करती आ रही थी, लेकिन यहाँ पे समझौता कर लेती है। ठीक है ना, एक हमारे इतिहासकार है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक हमारे इतिहासकार है आरसी मजूमदार। ठीक है ना, हमें जो है इतिहास में कोई चीज़ें जो है बहुत जो है पेचीदा भी है, बहुत सारी टिप्पणी करने से हम जो है उससे बचें। तो हम कोई भी ऐसी कोई टिप्पणी करें, इससे अच्छी है कि थोड़ा हम उसका तथ्य को जानते हुए भी करें, तो हम बच सकते हैं किसी के आलोचनाओं से। तो आरसी मजूमदार जो थे ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने कहा है, आरसी मजूमदार का जो पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था जो है लखनऊ समझौता की बहुत बड़ी जो है आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो परवर्ती घटनाओं को पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 का कांग्रेस द्वारा जो है लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली
जिसके ऊपर 30 वर्षों के बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। मैंने अभी आपको बोला था कि यही कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन जो है था, लखनऊ समझौता जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, यही जो है 1916 के बाद 30 सालों के अंदर जो है पाकिस्तान और भारत के बंटवारे का ये एक नींव था, ठीक है ना। और यही इसका कारण भी बना बंटवारे का, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल जो था इसके अंदर जो थे मुस्लिमों को एक ये था कि मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व है वह मुस्लिम ही करेंगे। जैसे आज के चुनाव में नहीं होता है, एक क्षेत्र के अंदर जो है मुस्लिम हिंदू कोई भी पंथ के हो, सबका जो है प्रतिनिधित्व जो होता है उसका जनप्रतिनिधि करता है उस क्षेत्र के अंदर। अगर जैसे कि मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, ठीक है, हम दोनों की कास्ट क्या है इससे मतलब नहीं नहीं है, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र के अंदर सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं तो हम सिर्फ सभी धर्मों का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये पृथक निर्वाचन में ये सामने आता कि अगर जो जितना भी मुस्लिम है वो मुझको वोट करेंगे, ठीक है, हिंदू है वो आप अलग से करिए, वो आप ना समझिए। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में भी मुस्लिम है तो उसका प्रतिनिधित्व जो है एक मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना, जो कि आरसी मजूमदार इसे कहते हैं कि 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान निर्माण का जो है ये न्यू बना था, ठीक है। और लखनऊ समझौता ने जो सांप्रदायिकता का जो मार्ग प्रशस्त किया था इसमें भी यही था। जब 1946 के अंदर 1946 के अंदर जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस दिवस के अंदर बंगाल के अंदर इतनी खून खराबे हुई थी जिसका डाटा जो है किसी सरकार के पास जो है एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इस समय कांग्रेस जो है संविधान बनाने में लगी हुई थी, बैठकें पर बैठक कर रही थी। उसके बाद से जो है ब्रिटिश सरकार जो है भारत छोड़ रही थी, तो इसमें जो है उसके पास जो है सत्ता लगभग अब जा ही चुकी थी। तो वो हालांकि प्रशासन थे लेकिन वह इसको नहीं रोक सके। और मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में अनाधून, ठीक है, खून खराबा कर रही है। तो ये एक बहुत ही जो है बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार के अंदर भी एक धब्बा के रूप में है, और भारत जो है उस समय तो ये इससे जूझ ही रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि 1916 में पृथक निर्वाचन के जो है मामला है वह किस में है, वह है हमारा लखनऊ अधिवेशन में। कौन है? लखनऊ अधिवेशन में। अगले जो है प्रश्न है हमारा त्रिपुरी, जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है त्रिपुरी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी कहाँ है। तो चलिए दोस्तों बताइए त्रिपुरी कहाँ है, ठीक है। क्या त्रिपुरी गुजरात में है या राजस्थान में है? ठीक है, कहाँ है बताइए, क्या गुजरात में है या राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है या उड़ीसा में है? कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो होगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। गुजरात के अंदर जो है हरिपुरा है। कहाँ है? हरिपुरा। गुजरात के अंदर कहाँ है? कौन सा जगह है? हरिपुरा, जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर। कौन? 1938 के अंदर जो है गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। और जो ये त्रिपुरी है, ठीक है ना, ये त्रिपुरी के जो है 1939 का अधिवेशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा हम समझते हैं दोनों, ठीक है, कि 1938 का जो अधिवेशन है, 1938 का अधिवेशन, ठीक है, ये जो है हरिपुरा में, ठीक है ना, इसके जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन? 1938 में, ठीक है। और जब 1939 में आता है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसके भी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन? कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है और इससे कई सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो जब 1938 का सुभाष चंद्र बोस का जो अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, ये जो है निर्विरोध चुने जाते हैं। ये क्या चुने जाते हैं?
निर्विरोध, ठीक है ना, निर्विरोध चुने जाते हैं, कि मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता है, या निर्विरोध चुने जाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा हम गलती लिख दिए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हम सुधार कर लेते हैं। निर्विरोध ऐसे लिखा जाता है, निर्विरोध, ठीक है ना, मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता है, तो ये जो है ऐसे ही जीत जाते हैं। और अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और इसी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक भाषण दिया था, ठीक है ना। इसने जो भाषण दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण ये था कि इन्होंने एक भाषण में कहा था, राष्ट्रीय, ठीक है ना, योजना, जिसको बोलते हैं नेशनल प्लानिंग, क्या बोलेंगे, नेशनल प्लानिंग। तो इसने एक समिति की जो है स्थापना का सुझाव देते हैं, ठीक है ना, इसकी समिति का स्थापना का सुझाव देते हैं। किस अधिवेशन के अंदर, किस अधिवेशन के अंदर, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर, जो कि गुजरात में होता है, ठीक है ना। और जो है इनका राष्ट्रीय योजना समिति का सुझाव देने का कारण भी था कि ये चाहते थे कि एक ऐसा योजना बने जिसके अनुसार जो है जितने भी कृषक हैं, औद्योगिक जो है उद्योग क्षेत्र है, उसका उत्पादन क्षेत्र है, और जो यहाँ के जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वितरण प्रणाली है, पद्धति है, जो है इस पे जो है इसको अपनाना मने चाहिए, और इसमें जो है जो व्यापक और जिसको बोल सकते हैं जो सही इसको कंट्रोल करने के लिए कानून हो, वो चीज़ें भी हम लोग इस पे ध्यान दें। तो इस प्रकार के जो कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था, यही था योजना आयोग, जो बाद में चल के योजना आयोग बना था, ठीक है। और हम जब बात करते हैं 1939 की, ठीक है, तो थोड़ा आते हैं और इधर, ठीक है। तो जब हम 1939 का, ठीक है ना, कौन सा अधिवेशन था 1939 में, 1939 के अंदर था त्रिपुरी का अधिवेशन। कौन, त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके भी जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस चुने गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से एक प्रश्न बन के आता है कि पहले में तो निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन दूसरे में जो है इनके अगेंस्ट जो है, इनके जो विरोध में थे, खड़े हुए थे बी पट्टाभी, ठीक है ना, सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे, इनके जो है विरोध में चुनाव के लिए खड़े हुए थे। तो इसमें भी जो है अध्यक्ष पद के चुनाव पर सुभाष चंद्र बोस जो है जीत चुके होते हैं, और इनके जो विरोध में जो थे वो गांधी जी जो है उनका समर्थन करते थे, बी सीतारमैया का, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो है मतदान होता है, ठीक है, किसका, एक सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है ना, और ये बी पट्टाभी सीतारमैया का, जो कि ये गांधी जी इनका समर्थन करते थे। कौन, गांधी जी इनका समर्थन कर रहे थे, किसका, बी पट्टाभी सीतारमैया का। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और बी पट्टाभी सीतारमैया के बीच में जो है ये मुकाबले होता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें भी जीत जाते हैं। क्या होता है कि जीत जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि इस हार को गांधी जी जो है व्यक्तिगत हार ले लेते हैं। क्या करते हैं, व्यक्तिगत हार ले लेते हैं, और यहाँ पे एक जो है वक्तव्य देते हैं कि बी पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वह मेरी हार है। क्या है, क्या है, मेरी हार है। और इस बीच जो है सुभाष चंद्र बोस का जो कार्यकारिणी समिति का गठन के प्रश्न पर जो है बाद में गांधी जी और इनके बीच में जो है विवाद हो जाता है, ठीक है, विवाद हो जाता है, जिसके कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्यागपत्र दे देते हैं, मतलब इसको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब ऐसे में जो है ऐसे में जो है ये होता क्या है, यहाँ से त्यागपत्र देने के बाद जो है ये इसको छोड़ देते हैं, ये पद खाली हो जाता है,
और उसके बाद जो है जो बी पटाभी सीतारामैया जो है इस पद को ग्रहण नहीं करते हैं या इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, तब जो है इसके बाद से जो है यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है जो हमारे बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो एक था त्रिपुरी 1939 का और एक था हरिपुरा, क्या था, हरिपुरा, जो कि 1938 का। ये निर्विरोध चुने गए थे और ये जो है बी पटाभी सीतारामैया को यहाँ पे क्या किए, हराकर बने थे, ठीक है ना। ये निर्विरोध चुने गए थे और ये हराकर चुने गए थे, तो यहाँ पे ये सही है। अगला जो प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है ना। कब? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। किस त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है विवाद पैदा होता है, तो वह जो है सुभाष चंद्र बोस इसे त्यागपत्र दे देते हैं और त्यागपत्र देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। अगले जो प्रश्न है इसको हम थोड़ा देखें, ठीक है, कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम का है कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है ना, द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? कौन सा था जिसमें विरोध किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों ये होगा काकीनाडा कांग्रेस के, ठीक है ना, काकीनाडा कांग्रेस। क्या होगा इसका आंसर? काकीनाडा कांग्रेस। इसके बारे में थोड़ा हम और जानकारी लेते हैं कि ये कैसे था, क्या था, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि 38वां एक अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, कौन, ठीक है, एक 38वां अधिवेशन, ठीक है, 38वां अधिवेशन जो है यहाँ पे होता है 28 से लेके 31 दिसंबर। आप देखेंगे कि जितने भी अधिकांश अधिवेशन है वो इसी टाइमलाइन के अंदर होते हैं, ठीक है ना, दिसंबर माह में अधिक होते हैं और इसी में होते हैं, लास्ट के अंतिम दिन 3 दिनों तक चलते हैं, ये 3 दिनों तक चलती थी, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो 38वां अधिवेशन होता है 28 से 31 दिसंबर 1929 के 1923 के अंदर, जो कि काकीनाडा में होता है। कहाँ होता है? काकीनाडा। कहाँ होता है? काकीनाडा। काकीनाडा ये असल में है कहाँ? तो ये काकीनाडा जो है मेरे दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जो थे इसके जो थे अध्यक्ष थे, इन्होंने ही, ठीक है ना, वंदे मातरम का विरोध किया था, ठीक है। किसने विरोध किया था? तो कांग्रेस के 38वें जो अधिवेशन हुए, 38वें अधिवेशन काकीनाडा, 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ? काकीनाडा में। कब हुआ? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर। जितने भी कांग्रेस अधिवेशन होते थे लगभग इसी टाइम में हुआ करते थे। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। इसी अधिवेशन में जो है अध्यक्ष ने वंदे मातरम का विरोध किया था, ठीक है ना। क्या किया? राष्ट्रीय जो हमारा गीत है, ठीक है ना, राष्ट्रगीत है, इसका ये विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और इसमें जो है हम थोड़ा और जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत की जो है रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गीत की जो है रचना किसने की थी? तो हमारा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। क्या की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान, उसकी जो है रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जया है, इसको किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है।
अगला जो हमारा प्रश्न है, आइए उसको थोड़ा देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी थे इसके रचनाकार। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी अभी हमने इसकी चर्चा की है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान जाए, वंदे मातरम गीत के बारे में। ये हाल ही में बीपीसी टीआरई में भी आया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो इस चर्चा के बारे में हम कहें तो ये मुख्य रूप से जो है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। कहाँ? आनंद मठ, ये क्या था? उपन्यास, ठीक है ना। तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आनंद मठ से इसको लिया गया है। इसकी जो रचना है, आनंद मठ जो है एक बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसकी जो भाषा थी यह क्या थी? बांग्ला भाषा, ठीक है ना। कौन सी भाषा थी? बांग्ला भाषा में ये लिखा गया एक उपन्यास है, जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको कहा जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, ने जो है किया था 1882 के अंदर, ठीक है। इसमें जो है ये जो कृति इन्होंने लिखा है, ये जो लिखा है उपन्यास, इसमें जो है भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है और भारत के जो क्रांतिकारी हैं, इस उपन्यासकार से उन पर बहुत गहरा प्रभाव देखा जाता है, पड़ता है। और इस उपन्यास में जो है, जो उत्तर बंगाल है, ठीक है ना, उत्तर बंगाल के अंदर जो है एक बोल सकते हैं कि ऐसे जो 1763 से लेके 1763 से लेके 1800 के जो सन्यासी विद्रोह है, ठीक है ना, क्या है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब? 1763 से लेके 1800। तो 1763 से लेके जो 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, इसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है। और थोड़ा सा और कुछ जान लेते एक टॉपिक और जो है, ये जो ये जो था 1896 के अंदर, 1896 जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1896 में एक अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। कहाँ होता है? कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन होता है जिसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया जाता है। वंदे मातरम को पहली बार गाया जाता है। कब गाया जाता है? वंदे मातरम को पहली बार गाया जाता है कहाँ? 1896 में। 1896 में पहली बार इसे गाया जाता है, ठीक है। और याद रखेंगे कि 1923 में इसका विरोध करते हैं कौन? मौलाना मोहम्मद अली, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आइए अगला जो है, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? तो याद रखें, ठीक है ना, इसमें से सब बने थे, एक को छोड़ के। उसका नाम बताएं, ठीक है ना। उसका नाम ये है बाल गंगाधर तिलक। और एक और बात प्रश्न आता है कि लाल बाल पाल में से कौन ऐसे थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है ना। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, विपिन चंद्र पाल भी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे, ठीक है। याद रहेगा कि भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी कौन नहीं रहा? तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं रहे थे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन सके। महात्मा गांधी इसमें जो है 1924 के अंदर, ठीक है ना, 1924 में एक अधिवेशन हुआ था। कौन? बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है ना, कहीं कहीं बेलगाम लिखा रहता है। तो बेलगांव का एक अधिवेशन होता है, जो कि यह 39वां अधिवेशन होता है। क्या होता है? 39वां अधिवेशन होता है, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है ना। तो 1924 में इनके अध्यक्ष बने थे। और मोतीलाल नेहरू की जहाँ बात आती है, तो मोतीलाल नेहरू जो है 34वां जो अधिवेशन होता है, 34वां अधिवेशन, ठीक है, ये होता है अमृतसर में। कहाँ होता है? अमृतसर में,
ठीक है ना। तो अमृतसर का जो 34वां अधिवेशन था 1919 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है 1919, इसी दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो 1919 में जो अमृतसर का अधिवेशन होता है 34वां, इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। आज जहाँ बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन, इसके समय जो है इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि होता है वाराणसी में, ठीक है ना। कहाँ होता है बंगाल विभाजन के समय, कहाँ पे कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, तो 1905 में बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर, ठीक है। तो याद रहेगा बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। 34वां अधिवेशन जो हुआ था यहाँ पे अमृतसर के अंदर 1919 में, ठीक है। और महात्मा गांधी 39वां अधिवेशन 1924 के अंदर, और गोपाल कृष्ण गोखले जो था थे ये 1905 में वाराणसी के अंदर जो है इसके अध्यक्ष बने। अब बात आता है कि कौन सा था, ठीक है ना। तो ये जो था ये हो गया 21वां, कौन था, 21वां अधिवेशन था। गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 में थे वह 21वें अधिवेशन के थे बनारस के अंदर, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा सब। चलिए, इसके बाद कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह किसका कथन है। अभी अभी हमने जो है पढ़ा था कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है। इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये शुरुआती दिनों की जो है कथन है, ठीक है ना। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत तो अगर कहा जाएगा, थ्योरी कहा जाएगा, तो वो तो हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, जो कि यंग इंडिया के एक जो है लेख में बताए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, अभी जो इसका जन्म हो रहा है सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका था, यह कथन जो है किसका था, हम थोड़ा इसको जानेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, ए ओ ह्यूम है इसका आंसर, कि डब्ल्यू सी बनर्जी है, कि वेडनबर्ग है, कि लॉर्ड डफरिन है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा वेडरबर्न, जो कि ये 2 बार, ठीक है ना, ये कितने बार, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, ठीक है ना। तो ये जो थे, एक और चीज़ हम आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। वेडनबर्ग जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहते हैं, कितने बार, 2 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके बाद जो ए ओ ह्यूम के जीवनीकार थे, जीवनीकार, ठीक है ना, जीवनीकार समझते हैं ना, जिन्होंने इनकी जीवनी लिखा था, तो वेडनबर्ग ने ए ओ ह्यूम के जीवनी में लिखा था कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है, और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर यह सेफ्टी वॉल्व कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। इन्होंने क्या लिखा, ठीक है ना, इन्होंने लिखा, वेडनबर्ग ने ये लिखा, क्या लिखा जी, कि भारत में असंतोष, ठीक है ना, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों की बढ़ती हुई शक्तियों, ठीक है ना, की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए, से बचने के लिए, ठीक है ना, मतलब मैंने बताया ही था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कि भाई भारत में जो असंतोष की बढ़ रही है, लोगों के बीच जो बढ़ रही है, अब धीरे धीरे छूट-फूट आंदोलन अब बढ़ते जा रहे थे, तो इससे बचने के लिए जो है, बचने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी अंग्रेजों को, किस चीज़ की, सेफ्टी, ठीक है ना, वॉल्व, ठीक है ना, एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी, जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उभय द्वीप, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उभय द्वीप, ठीक है ना, उभय द्वीप इसको बोलते हैं। तो इसकी आवश्यकता थी, ठीक है, कि आवश्यकता है, कि आवश्यकता है,
और जो है यह कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर कोई दूसरा सेफ्टी वॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और कांग्रेसी से जो है कोई दूसरा सेफ्टी वॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हटेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है ठीक जो है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। किस में? यंग इंडिया में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह नहीं था कि भाई कि जो है हम भारतीयों को स्वाधीनता दे देंगे, ठीक है, भारत को बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, नहीं था। इसका ये था उद्देश्य कि ठीक है कि ब्रिटिश साम्राज्य को छीन भिन होने से बचाया जा सके। ब्रिटिश साम्राज्य जो अब धीरे धीरे छीन भिन होने के कगार पे थी, तो वो उससे बचा जा सके। ठीक है ना। और इसमें जो है एनी बेसेंट ने जो है एनी बेसेंट ने भी लिखा था कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म है वह मातृभूमि की रक्षा हेतु, ठीक है ना, 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा हुआ था। ठीक है ना। एनी बेसेंट ने इसको क्या लिखा था? ठीक है ना, जो हाँ जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, ठीक है ना, ठीक है, जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने इसके बारे में लिखा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, ठीक है, क्या राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म है वह मातृभूमि की रक्षा हेतु, क्या मातृभूमि की रक्षा हेतु, ठीक है, रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों, 17 प्रमुख भारतीयों, ठीक है, 17 प्रमुख भारतीयों और ह्यूम के द्वारा हुआ, और ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ह्यूम के द्वारा हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए थोड़ा चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो ये जो था फैजपुर अधिवेशन में था। ठीक है, कहाँ था? फैजपुर अधिवेशन। इसके जो अध्यक्षता थे नेहरू थे। इसके कौन अध्यक्ष थे? नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसी में 13, ठीक है ना, इसी में 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम को घोषित किया गया था। ठीक है ना, 13 सूत्रीय जो था, ठीक है, कृषि कार्यक्रम, ठीक है, कृषि कार्यक्रम का घोषणा किया गया था। आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये पूना होगा। ठीक है ना, तो इसका जो अधिवेशन था 1885 के अंदर, ये पूना के अंदर होना था। तो पूना में जो था, इसका ना होने का रीज़न था क्या कि उसमें प्लेग फैला हुआ था। ठीक है ना, तो पूना के अंदर जो है बहुत बड़ी एक महामारी फैली थी, प्लेग, जिस समय जो था जिसकी वजह से पुणे से इसको स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया था। मुंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर इसकी स्थापना जो है एओ ह्यूम, जो उसके जो एओ ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है ना, हालांकि इसके अध्यक्ष जो है बाद में बने थे WC बनर्जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 में बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितने महिलाओं ने भाग लिया था। तो इसका जो है 10, मैंने शुरुआती के ही उसे क्वेश्चन बताया था कि इसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है थोड़ा और हम जान लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई जो अधिवेशन में
कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था और इसी अधिवेशन में 21 वर्ष, ठीक है ना, जो 21 वर्षीय मताधिकार का जो कानून था, प्रस्ताव था, इसमें प्रस्तावित हुआ था। दूसरा जो बात करें, इसके अंदर 72, ठीक है ना, प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो थे, ठीक है ना, प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ठीक है, प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने हिस्सा लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। आगे बात करें तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो था, ठीक है ना, कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन था, इसमें 434 प्रतिनिधि आए थे। कितने आए थे? 434 प्रतिनिधि आए थे। और जो इसका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, तीसरा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जो तीसरा अधिवेशन था, इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन संपन्न कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कलकत्ता के अंदर। कहाँ? कलकत्ता के अंदर संपन्न हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में, कलकत्ता के अंदर 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 1906 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। एक 1886 में थे और दूसरा जो है 1906 में थे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी का विभाजन हुआ था? तो 1907 के अंदर था सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1907 के अंदर था सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी का विभाजन हुआ था। नरमपंथियों में, ठीक है, और गरमपंथी में लाल बाल पाल जो थे, लाल बाल पाल, और एक और थे, उनका नाम था, उनका जो नाम था याद आ रहा है, अरविंद घोष। ठीक है ना, कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है ना, रास बिहारी बोस नहीं थे, अरविंद घोष ही शायद थे। ठीक है ना, तो इनका विभाजन हुआ था, कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी का विभाजन 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये जो था 23वां था। क्या था? 23वां। ठीक है ना, ये था 23वां अधिवेशन था, जहां उग्रपंथी में लाल बाल पाल थे। तो उग्रपंथियों में लाला लाजपत राय जो है इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जितने उग्रपंथी थे लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जितने उदारवादी थे इसमें रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इसी में जो है रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इनके बीच मतभेद होता है और फिर ये दोनों मतभेद के कारण अलग हो जाते हैं। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? यानी यहाँ महिला की बात होती है तो यहाँ एनी बेसेंट। ठीक है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी आंग्ल आयरलैंड की थी। ठीक है ना, ये कहाँ की थी? एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट जो थी यह आयरलैंड की महिला थी। आयरलैंड से आई हुई भारतीय महिला थी। भारतीय मतलब ये अंग्रेज बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ आयरलैंड की थी। ठीक है, आइए थोड़ा हम तेजी में इसको बढ़ते हैं, बैटरी इसकी लो हो रही है। उसके बाद से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी जो है एनी बेसेंट ही है। और भारत की जो भारतीय महिला कहा जाएगा तब आएगा सरोजिनी नायडू, अगर सिर्फ महिला कहा जाएगा तो एनी बेसेंट आएगा। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ठीक है ना, प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला, चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा?
ठीक है, इसका भी आंसर जो होगा एनी बेसेंट ही होगा। ठीक है, भारतीय कहा जाएगा तब सरोजिनी नायडू को देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी एनी बेसेंट होगा। ठीक है, आगे आइए। किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 3 बार चुने जाने वाले कौन थे? ठीक है ना, कौन थे जिन्हें 3 बार चुना गया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो यहाँ भी होगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी केवल एक बार जो है क्या किए थे? राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कौन? बेलगाम का 1924 का, बेलगाम का 1924 का ये जो है अधिवेशन किए थे। इनकी अध्यक्षता में इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। इसमें क्या हुआ था? मेन चीज कांग्रेस, ठीक है ना, प्लस लीग, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। क्या होते? अलग हुए थे। ठीक है ना, किस? बेलगाम अधिवेशन 1924 के अंदर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा बने थे? तो बेलगाम, ठीक है ना, 1925 में, बेलगाम का 1925। ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, 25 नहीं होगा, यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, वर्ष गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी किसे? भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? कौन सा अधिवेशन था? ठीक है ना, कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था? तो ये था नागपुर का अधिवेशन 1920 में जो हुआ था। नागपुर का अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसी के अंदर जो है देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की गई थी कि प्रजा का जो पूर्ण उत्तरदायित्व है वह सरकार, ठीक है ना, सरकार दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जो है यह नेता, यह स्पष्ट माना जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि इसका रक्षक है अभय का पाठ। ठीक है, यह सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत है। ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा। बैटरी की थोड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको आगे जल्दी बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? ठीक है ना, तो इसका जो है रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी। अगला जो है प्रश्न, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? ठीक है ना, किसने उदारवादी नेताओं की नीति जो थी वह राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये एक उग्रवादी थे। ठीक है, उग्रवादी नेता थे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत बधाई, आपने यहाँ पूरा बड़े धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियोज़ को देखा। ये था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पूरा था इसमें। चलिए इसको अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो इसको आप लोग कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।